हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इससे छोटे छोटे एमसीक्यूज़ आपसे पूछ लिए जाते हैं। मतलब जैसे कि टाइप्स ऑफ फाइनेंस होता है, जितने भी सोर्सेस होते हैं फाइनेंस के उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें ऑलरेडी 5 वीडियोस पहले से हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसकी वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड करने की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमारा टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुका है। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको कंप्लीट 11 यूनिट का आपका टेस्ट मिलेगा, 7 फुल टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ सीट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज़ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, प्लस आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ रिवीजन सीरीज़। तो आप चाहो तो इनरोल हो सकते हो एट जस्ट ₹400। ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। आप चाहो तो इनरोल हो सकते हो। अगर इनरोल होना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो और जल्दी से इनरोल हो जाओ। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ और ख़त्म करते हैं आज सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है या फिर फाइनेंस होता क्या है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसे फाइनेंस का मीनिंग पता नहीं होगा। फाइनेंस का मतलब हम जानते हैं फंड्स, पैसे, मनी, आप कुछ भी इसे कंसिडर कर सकते हो। तो एक बिजनेस, हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एक बिजनेस तभी काम कर सकता है, तभी अपने काम को परफॉर्म कर सकता है जब उसके पास एडिक्वेट फंड्स होंगे। अगर उसके पास एडिक्वेट फंड नहीं होता है, मतलब सफिशिएंट फंड नहीं उसके पास होते हैं, तो वो अपने ऑपरेशन को ईजिली परफॉर्म नहीं कर पाएगा और कुछ दिन बाद उसे अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा। तो बिजनेस फाइनेंस क्या है? तो फाइनेंस एक लाइफलाइन हो सकता है, लाइफ ब्लड हो सकता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो a business cannot function unless adequate funds are made available to it. The initial capital contributed by the entrepreneur is not always sufficient to take care of all financial requirement of the business. जो capital एक entrepreneur या एक शेयर होल्डर बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त कंट्रीब्यूट करता है, वो सफिशिएंट नहीं होता है बिजनेस के सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, उस कैपिटल से तो आपने अपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर लिया, जैसे कि आपने मशीनरी परचेज करके रखा है, इक्विपमेंट्स परचेज किया है। तो उस कैपिटल से आप अपने सारे टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हो, आने वाले फ्यूचर में आप ग्रोथ नहीं कर सकते हो। तो एक बिजनेस को फाइनेंस की ज़रूरत होती है। इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि बिजनेस कौन कौन से सोर्सेज से फाइनेंस रेज कर सकता है और क्या उसका मीनिंग भी हो सकता है। ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अ बिजनेस पर्सन देयरफॉर हैज़ टू लुक फॉर डिफरेंट अदर सोर्सेज फ्रॉम वेयर द नीड फॉर फंड्स कैन बी मीट। तो एक बिजनेसमैन बहुत सारे सोर्सेज को चेक करता है और उस सोर्सेज के थ्रू वो अपने नीड्स को फुलफिल कर पाता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया, द फाइनेंशियल नीड ऑफ अ बिजनेस कैन बी कैटेगराइज एज, एक बिजनेसमैन के फाइनेंशियल नीड को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे। फर्स्ट हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन सा रिक्वायरमेंट है? वैसे रिक्वायरमेंट या वैसे फंड्स जो कि आपको अपने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपको ज़रूरत पड़ी हो। मतलब जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होगे तब आपको जो भी फंड्स की ज़रूरत पड़ी होगी वो आपके होंगे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये जनरली लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ नहीं देख सकते हो। आपको फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत तब कब पड़ती है? लॉन्ग पीरियड के लिए। जैसे कि दिस इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। फंड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स। जब आपको फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना पड़ता है या एसेट्स परचेज करने की ज़रूरत पड़ती है, तब आप फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की तरफ मूव करते हो। द फंड्स रिक्वायर्ड इन फिक्स्ड एसेट्स रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जो आपने अपने फंड्स इन्वेस्ट किए फिक्स्ड एसेट्स में, वो बहुत ही लंबे टाइम तक रहते हैं, इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वैसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो एक बिजनेस को उसके डे टू डे ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ती है। मतलब वैसे फंड्स जो कि एक बिजनेस चाहता है उसके पास हो अपने डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने स्टार्टिंग में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है,
देखा जाता है कि आप अपने वर्क को कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, और एक वर्क को आप तभी परफॉर्म कर सकते हो जब आपके पास एडिक्वेट फंड हो। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डे टू डे ऑपरेशन पे इम्फेसाइज करता है। इसे हम वर्किंग कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे करंट एसेट को होल्ड करता है। अब देखो, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंस को 3 कैटेगरी या 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे, फर्स्ट है आपका पीरियड बेसिस, सेकंड है ओनरशिप बेसिस, और थर्ड है सोर्सेस ऑफ जनरेशन बेसिस। इन 3 बेसिस पे बहुत सारे फंड्स को कैटेगराइज किया गया है। क्या है, इसे समझते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा द पीरियड बेसिस। इसके अंदर बताया गया है द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। दीज आर द लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। पीरियड के बेसिस पे हम अपने फंड्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किए हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेस, मीडियम टर्म सोर्सेस और शॉर्ट टर्म सोर्सेस। क्या है, इसे हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस वैसे सोर्सेस होते हैं, या लॉन्ग टर्म एक वैसा पीरियड है जहाँ पे हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है 5 साल से ज़्यादा, एक्सीडिंग 5 ईयर्स। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है शेयर और डिबेंचर, या फिर आप वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखे हो, तो ये क्या होंगे आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज। द लॉन्ग टर्म सोर्सेज फुलफिल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स। जो आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज रहते हैं वो किसी भी इंटरप्राइज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं 5 साल से ज़्यादा के लिए। ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म। लेकिन मीडियम टर्म क्या है। मीडियम टर्म वैसे फंड्स हैं जो कि किसी भी बिजनेस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल तो करते हैं लेकिन लेस देन 5 ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो या फिर कहीं स्टार मार्क देके नोट कर लो। अब शॉर्ट टर्म फंड्स क्या हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो जनरली 1 साल को एक्सीड नहीं करते हैं, मतलब उनका मैच्योरिटी कहे तो 1 साल तक का ही रहता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं, ट्रेड क्रेडिट हो गया, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल पेपर। तो देखो, हमने ये समझा कि पीरियड के बेसिस पे हम अपने फंड्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है शेयर डिबेंचर, इसका पीरियड रहता है 5 साल। मीडियम टर्म लेस देन 5 ईयर्स, इसका एग्जांपल हो सकता है पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग। और शॉर्ट टर्म का एग्जांपल हो सकता है क्रेडिट लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट, और इसका मैच्योरिटी रहता है 1 साल से कम का। तो ये हमने समझा पीरियड बेसिस। अब हमारा दूसरा आता है ओनरशिप बेसिस। क्या है ओनरशिप बेसिस। ओनरशिप के बेसिस पे हमने अपने फंड्स को क्लासिफाई किया है, ओनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड्स। मतलब 2 कैटेगरी में हमने ओनरशिप के बेसिस पे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंस को क्लासिफाई किया है। पहला है हमारा ओनर्स फंड। ओनर्स फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि ओनर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं इंटरप्राइज में, या फिर जिसे हम शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक अगर सोल प्रोप्राइटर है, वो अपनी इंडस्ट्री में या छोटे से कोई शॉप में अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो ओनर का फंड हो गया। लेकिन जो बोरोड फंड्स होते हैं, बोरोड फंड्स हम कहीं से भी बोरो करते हैं। जैसे कि कमर्शियल बैंक से हमने बोरो कर लिया, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से हमने फंड रेज किया, डिवेंचर इशू करके, शेयर इशू करके हमने फंड्स रेज किया, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू, ट्रेड क्रेडिट के थ्रू। तो ये सब हमारा क्या हो गया, बोरोड फंड। ये सब हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, बोरोड फंड के अंदर। थर्ड है हमारा, हमने जनरेशन के बेसिस पे भी अपने फाइनेंस को कैटेगराइज किया है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एक्सटर्नल सोर्सेस और एक होता है इंटरनल सोर्सेस। जनरेशन के बेसिस पे इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस वैसे सोर्सेस हैं जो कि इंटरनली आप जनरेट करते हो, वैसे फंड्स जो कि आप इंटरनली जनरेट कर रहे हो, जैसे कि जिसको हम बोल सकते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या है, रिटेन्ड अर्निंग। देखो, कंपनी जब कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो वो सारा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है एज अ डिविडेंड। कुछ फंड्स या कुछ हिस्सा बचा कर रख लेता है अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए। मतलब वो फ्यूचर को देखते हुए चलता है कि हाँ, हम अभी कुछ फंड सेव करते हैं और फ्यूचर में अपने फर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। तो वो क्या है आपका रिटेन्ड अर्निंग, वो आप इंटरनली जनरेट कर रहे हो। तो इंटरनल यही होता है कि जनरेशन के बेसिस पे हमने फंड्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हम फंड्स इंटरनली रेज करते हैं और एक्सटर्नल हम वेरियस सोर्सेज से लेते हैं, जैसे कि लेंडर हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, सप्लायर्स हो गया। तो ये सब क्या है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। आप चाहो तो इसे डीप में पढ़ सकते हो, लेकिन आपसे बेसिक यही सब पूछा जाएगा जो कि मैंने आपको बताया।
अब देखो हम सारे सोर्सेज जितने भी होते हैं उन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक अब ब्रीफ यहाँ पे देख लो कि बिजनेस कैन रेज फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस बहुत सारे सोर्सेज से फंड्स रेज कर सकता है और अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है। ईच ऑफ द सोर्स हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मस्ट बी प्रॉपरली अंडरस्टूड सो दैट बेस्ट अवेलेबल sources of raising funds can be identified, and there is not a single best sources of fund for all organization. Depending on the situation, purpose, cost and associated risk, a choice may be made. अब देखो हम कोई भी फंड को उठा नहीं लेते हैं या किसी भी फंड के थ्रू भी अपना पैसा रेज नहीं कर सकते हैं। हम ये देखते हैं, हम अपने सिचुएशन को देखते हैं कि हमारा सिचुएशन क्या है, हम किस पर्पस से फंड्स रेज कर रहे हैं, उसका कॉस्ट क्या है, उस पर रिस्क कितना है, ये सब कुछ हम एनालाइज करके तभी एक फंड से अपने पैसे को रेस करते हैं और अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके सारे फाइनेंस या सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को समझते हैं। देखो सबसे फर्स्ट है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। क्या होता है रिटेन्ड अर्निंग? देखो सबसे पहले ये समझो कि जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट में उसे अपने शेयर होल्डर को हिस्सा देना पड़ता है। जितने भी उसके शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ता है। जैसे कि हम मान के चलते हैं कंपनी ने 100 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया, तो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, वो कुछ पैसा मान के चलते हैं 50 रुपीज़ का एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देगी। शेयर होल्डर को हमें डिविडेंड देना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, तो एज अ डिविडेंड हम 50 रुपया अपने शेयर होल्डर को दे रहे हैं। लेकिन अब बाकी जो 50 रुपया बच गया हम इसे भी बचा कर चलते हैं एज अ रिटेन्ड अर्निंग। मतलब क्या है इससे तो देखो रिटेन्ड अर्निंग हम इसलिए करते हैं कि अगर फ्यूचर में जाके हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस 50 रुपये से अपने फंड्स के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। ये टोटल 100 रुपया हम अपने शेयर होल्डर में नहीं बांट देंगे एज अ डिविडेंड, हम कुछ पैसे अपने फ्यूचर के लिए भी बचा के रखेंगे, जिससे क्या होगा अगर आगे जाकर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो हम उस प्रॉब्लम को ईजिली सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो रिटेन्ड अर्निंग यही है। तो हमने ये बेसिक इसका मीनिंग समझ लिया कि रिटेन्ड अर्निंग होता क्या है। अब इसे एक बार पढ़ लेते हैं फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अ पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग मे बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर द यूज इन द फ्यूचर इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। वैसे अर्निंग्स जो हमारे नेट अर्निंग का हिस्सा है उसे हम फ्यूचर पर्पस के लिए सेव करते हैं, तो वो हमारा रिटेन्ड अर्निंग है। ये एक सोर्स है किसका, इंटरनल फाइनेंसिंग का। मैंने बताया था आप अभी फाइनेंस कहाँ से जनरेट कर रहे हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक टाइप का आपका क्या हो गया, इंटरनल फाइनेंसिंग, या फिर आप इसे सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोल सकते हो, और इसका अदर नेम है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो ये कुछ 2 से 3 पॉइंट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको जानना जरूरी था। अब आप इसका चाहो तो मेरिट्स देख सकते हो और लिमिटेशन देख सकते हो। दूसरा है हमारा ट्रेड क्रेडिट। देखो ट्रेड क्रेडिट होता क्या है, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जनरली ट्रेड क्रेडिट ट्रेडर्स के बीच में होता है, मतलब बायर और सेलर के बीच में। जैसे कि ट्रेड क्रेडिट का हम सिंपल मतलब बोले तो क्या हो सकता है कि एक ट्रेडर है, मतलब जो हमें गुड्स सेल कर रहा है, मतलब ये हमारा सेलर है, ये हमारा बायर है। इतना क्लियर? तो ये हमारा सेलर है और ये बायर है। अब जो हमारा बायर है वो उसने सेलर से कुछ गुड्स परचेस किया और उसने बोला कि हम अभी आपको पेमेंट नहीं कर सकते हैं, कुछ पीरियड के बाद या कुछ ड्यूरेशन के बाद हम आपका पूरा पेमेंट कर देंगे। तो जनरली यहाँ पे बायर जो है वो क्रेडिट ले रहा है अपने सेलर से, मतलब कुछ उधारी कुछ टाइम के लिए वो ले रखा है, वो बाद में उसे पे करेगा। तो कुछ दिन बाद जो हमारा बायर है वो फिर से पैसा पे नहीं कर पा रहा है, तो वो सेलर के पास जाएगा, बोलेगा आप मुझे कुछ दिन का और टाइम पीरियड दो, मैं इस टाइम पीरियड के बाद आपको ज़रूर से ज़रूर आपका टोटल पैसा पे कर दूंगा। तो ये जो सेलर है कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको, मतलब कुछ ड्यूरेशन के लिए उसे टाइम देगा, अप्रॉक्स 1 महीना 2 महीना मान लेते हैं। तो ये जो 1 से 2 महीना उसने एक्सटेंड किया, ये हो सकता है ट्रेड क्रेडिट। तो इसे सबसे पहले पढ़ो कि ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर फॉर द अनदर। एक ट्रेडर यहाँ दूसरे ट्रेडर के लिए एक क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर रहा है, और किस पर्पस के लिए, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लायर विदाउट इमीडिएट पेमेंट। जो सप्लायर है, ये हमारा सप्लायर, ये
वो अभी बायर से पैसा नहीं ले रहा है, वो इमीडिएट पेमेंट नहीं ले रहा है, वो क्रेडिट पे अपने रिसोर्सेस को बायर को दे रहा है। ये हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का हिस्सा हो सकता है। इसमें हम अपने कस्टमर को कुछ पैसे ग्रांट करते हैं, मतलब क्रेडिट पे अपने सामान को उसे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड रहता है। और ये हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि इससे हमारा कुछ गुडविल बन जाए और कुछ गुडविल पे हमारा बैड ना पड़े, इसीलिए हम जनरली ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। अब देखो फैक्टरिंग क्या है, ये भी हमारा एक टाइप का सोर्स है फाइनेंस का। तो इसका अगर हम सिंपल मतलब बोले तो फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस है जो कि हमारे फैक्टर्स जितने भी होते हैं वो रेंडर्स करते हैं, मतलब रेंडर करते हैं। यहाँ रेंडर का मतलब है प्रोवाइड करते हैं। तो फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस है जो कि हमारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि आएंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो गया। अब देखो फैक्टरिंग का भी दो मेथड होता है, हमें पढ़ना तो नहीं है लेकिन एक जान लो, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। बस इसका एक बेसिक अपने दिमाग में रखना कि फैक्टरिंग होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा फैक्टरिंग से। अब आता है हमारा लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग है क्या? लीज फाइनेंसिंग एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है दो पार्टी के बीच में, पार्टी 1 और पार्टी 2, ये दो पार्टी है, इन दो के बीच में जो भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होगा वो है हमारा लीज फाइनेंसिंग। यहाँ पे जो पार्टी फर्स्ट है वो पार्टी सेकंड को अपने एसेट को यूज़ करने का परमिशन देता है लीज पे। अब उस परमिशन के बदले उससे कुछ अमाउंट भी चार्ज करता है। जैसे कि हम मान के चलते हैं यहाँ पे दो लोग हैं ए और बी। ए अपने एसेट को बी को यूज़ करने के लिए दे रहा है कुछ टाइम पीरियड के लिए लीज पे। तो ए जो एसेट अपने बी को दे रहा है, ए जो अपने एसेट बी को दे रहा है, तो ए उससे कुछ अमाउंट चार्ज करेगा कि आप मेरे एसेट यूज़ कर रहे हो, उसके बदले तो आपको कुछ देना होगा, फ्री में तो कोई कुछ भी देता नहीं है। इसीलिए वो ए बी से कुछ सर्विस चार्ज करेगा, अमाउंट चार्ज करेगा अपने एसेट को देने के लिए। तो एक लीज़ क्या है? लीज़ एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है ए और बी के बीच में, या फिर हम बोल सकते हैं एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट करता है। उस एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जहाँ पे एसेट का ओनर अपने दूसरे पार्टी को अपना एसेट देता है और उसके बदले कुछ अमाउंट चार्ज करता है। तो द ओनर ऑफ एसेट इज कॉल्ड लीजर। जो यहाँ पे ओनर है उसे हम क्या बोलेंगे? लीजर। और जो हमारा दूसरा पार्टी है, जो दूसरा पार्टी हमारा दूसरा एसेट यूज कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? लीजी। ये क्या होता है? जब लीज पीरियड जब हमारा एंड होगा, मतलब जिस ड्यूरेशन के लिए हमने अपना एसेट उसे दिया है, वो ड्यूरेशन जब ख़त्म हो जाएगा तब वो आके हमारा एसेट वापस करेगा और साथ ही साथ वो अमाउंट भी पे करेगा। अब आता है पब्लिक डिपॉजिट। देखो पब्लिक डिपॉजिट है क्या? जब कभी कंपनी या फर्म को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो डायरेक्ट पब्लिक से पैसा रेज करने का कोशिश करता है। हाँ, उसके बदले वो इंटरेस्ट भी अच्छा खासा देता है एज़ कम्पेयर टू बैंक। बैंक जनरली आपको कम इंटरेस्ट देगा अपने पैसे पे, लेकिन जो कंपनी रहता है वो जब उसे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है और वो पब्लिक डिपॉजिट का यूज़ करता है तब वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता है। तो द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट। व्हाइल द डिपॉजिटर्स गेट्स हायर इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एज कम्पेयर टू वेरियस कमर्शियल बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो पब्लिक डिपॉजिट को कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। अब आता है हमारा कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? आपने इसे अपने फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा होगा। कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जो कि एक फर्म इशू करता है फंड्स को रेज करने के लिए। जनरली इसका ड्यूरेशन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कहे तो 90 डेज से लेकर 364 डेज तक ये इसका शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है। द अमाउंट रेज्ड बाय द कमर्शियल पेपर इज जनरली वेरी लार्ज। हम जो भी अमाउंट रेज करते हैं कमर्शियल पेपर से वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अमाउंट होता है और उसे रेगुलेट कौन करती है? आरबीआई, हमारी सेंट्रल बैंक। आप चाहो तो इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देख सकते हो, लेकिन नहीं पूछा जाएगा। अब एक इशू ऑफ इक्विटी शेयर। आप ये भी जानते हो कि कंपनी को जब फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने कुछ शेयर्स मार्केट में इशू करती है और उस शेयर को जनरल पब्लिक सब्सक्राइब करती है और सब्सक्राइब करने के बाद उस पब्लिक को कंपनी में फंड्स पे करने पड़ते हैं एज अ शेयर होल्डर। जैसे ही एक कोई पब्लिक, कोई इंडिविजुअल किसी भी कंपनी के शेयर को परचेज करता है तो वो एक शेयर का ओनर हो जाता है, मतलब वो भी एक हिस्सेदार रहता है उस कंपनी में। तो आप ये जानते होंगे कि शेयर ऑफ इशू कैसे होता है। इसे हम रेसिडुअल ओनर भी बोल सकते हैं।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आप समझते होगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब आपके साथ मुझे डिस्कस करना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप पढ़ लेना इसे। अब देखो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक से भी आप कहीं ना कहीं फंड्स रेज कर सकते हो, ये भी आपका एक सोर्स हो सकता है। आप चाहो तो जब भी चाहो फंड्स रेज कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो होता है वो मैक्सिमम कमर्शियल बैंक से ज़्यादा चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सर्विसेज या अदर सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो कंपनी को ये देख कर चलना पड़ता है कि उसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। वो डायरेक्ट कोई भी सोर्स से फंड्स रेज नहीं करती है, वो सारे प्रोज और कॉन्स को एनालाइज करती है, तभी जाके किसी भी सोर्स से वो फंड्स रेज करती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। जनरली इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन है जैसे कि आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा। जीडीआर का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ये याद रखना। फिर ईडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, और आखिरी हमारा इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या है, क्या वर्क, कैसे वर्क करता है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बस आपको इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ सकते हो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है, आप इसे एक बार पढ़ते ही समझ जाओगे। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। हमने सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को पूरा कवर किया। इससे ज़्यादा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से कुछ भी नहीं पूछेगा। इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा इंटरनल ट्रेड का, उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस, फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटिंग। ये सब टॉपिक्स जब हम कवर कर लेंगे तो हमारा पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कवर हो जाएगा। हाँ, मैंने एक टॉपिक स्किप किया है, एनुअल जनरल मीटिंग। ये आप पढ़ लेना। इसमें बेसिक हम एनुअल जनरल मीटिंग कितने ड्यूरेशन पे करते हैं, शायद 15 मंथ्स पे हम एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं। ये सब उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, तो वो आप देख लेना। मैं इसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा इंटरनल ट्रेड, उसके बाद फिर इंटरनेशनल बिजनेस का। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। टेस्ट सीरीज़ में अगर इनरोल होना है तो जल्दी से इनरोल हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल हो रखे हैं। तो आप भी इनरोल हो सकते हो और टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound, listen